हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अध्याय नंबर 7 की शुरुआत कर दी थी और उसमें हमने मानव के अफ्रीकी पूर्वज, भारत के प्रारंभिक मानव के बारे में, इन दो बिंदुओं के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। अब इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे पूरा पाषाण युग के चरण के बारे में। पूरा पाषाण युग के चरण कौन से? पूरा पाषाण युग के चरण के बारे में। मैंने अभी आपको बताया था कि पाषाण युग का मतलब क्या होता है। पाषाण युग, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि पाषाण युग का तात्पर्य होता है ऐसा युग जिसमें जो औजार है, जो हथियार है, वो बनाए जाते थे पत्थर के, तो वो हो गया पाषाण युग। अब पाषाण युग को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे कि पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। अब इन तीनों का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि जो पाषाण युग है उसमें जो पूरा पाषाण युग है वो कौन सा युग होगा? उस युग में ऐसे पत्थर के औजार होंगे जो ज़्यादा एडवांस नहीं होंगे। मतलब जो प्रारंभिक चरण होगा पत्थर के औजार बनाने का, वो होगा पूरा पाषाण युग। मध्य पाषाण युग क्या होगा? जिसमें थोड़े से पत्थर के औजार थोड़े एडवांस होंगे। एडवांस का तात्पर्य क्या है? जो पत्थर है वो थोड़े तीखे होंगे, थोड़े शार्प होंगे, है ना, थोड़े जो होंगे पतले होंगे, है ना। और एक और आया नव पाषाण युग। नव पाषाण युग में जो पत्थर के औजार हैं वो पुराने वाले जो मध्य पाषाण युग और पूरा पाषाण युग है उन दोनों से थोड़े और ज़्यादा एडवांस होंगे। मतलब नव पाषाण युग में जो औजार होंगे पत्थर के वो इतने तीखे होंगे कि उनसे वो मांस को भी काटने में सक्षम होंगे, है ना। और वो जो पत्थर के औजार है, वो जो पत्थर है वो स्पेशल टाइप के पत्थर जो है वो इस नव पाषाण युग के लोग जो है वो यूज़ करेंगे। तो पूरा पाषाण युग का मतलब समझ में आ गया। पाषाण युग का जो प्रारंभिक चरण है वो है पूरा पाषाण युग, जो बीच का चरण है पाषाण युग का वो है मध्य पाषाण युग, और सबसे जो नया चरण जो पाषाण युग का है वो नव पाषाण युग है, राइट। तो पूरा पाषाण युग के चरण के बारे में हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों और जलवायु परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार भारत में पूरा पाषाण युग 3 चरणों में विभाजित है। अभी मैंने बताया कि लोगों के द्वारा जो पत्थर है उन पत्थरों के औजारों की आकृति कैसी थी उसके आधार पर, और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। एक और बिंदु है जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन और पत्थर के औजारों के आकार के आधार पर जो पाषाण युग है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, राइट। जो पूरा पाषाण युग है हम उसको 3 भागों में बांटते हैं, राइट। अब देखो पूरा पाषाण युग को भी ये 3 भागों में बांट रहे हैं, देखना आगे। पहले चरण को प्राचीन या लोअर पूरा पाषाण युग, दूसरा चरण मध्य पूरा पाषाण युग और तीसरा चरण अपर पूरा पाषाण युग कहा जाता है। अब ये जो पूरा पाषाण युग है ना, इसको भी 3 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? पत्थरों के औजार के आकार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर। ये आगे बताऊंगा, धीरे धीरे आएगा ये क्या जलवायु परिवर्तन को कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस पूरा पाषाण युग को भी आगे बांटने में। अब देखो जो पूरा पाषाण युग है वो 3 भागों में कैसे डिवाइड है। पहला तो हो गया लोअर, पहला हो गया लोअर पूरा पाषाण युग यानी सबसे निचला वाला चरण। फिर हो गया मिडल, मिडल मतलब मध्य पूरा पाषाण युग, और तीसरा हो गया अपर, अपर मतलब सबसे लेटेस्ट जो पूरा पाषाण युग है वो। ऐसे 3 भागों में हम पूरा पाषाण युग को भी डिवाइड करते हैं, राइट। जब तक बोरी आकृत कलाकृतियों के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल नहीं हो पाती या हो जाती, पहला चरण 6 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मतलब ये जो लोअर पूरा पाषाण युग है उसका काल क्या माना जाता है? 6 लाख से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक जो काल माना जाता है वो लोअर पूरा पाषाण युग का काल माना जाता है। और मध्य पूरा पाषाण जो युग है यानी मिडिल जो पूरा पाषाण युग है उसका काल क्या माना जाता है? 1.5 लाख, 1.5 लाख से लेकर 35,000, कितना? 35,000 ईसा पूर्व तक जो काल माना जाता है किसका माना जाता है? 35,000। 1.5 लाख से लेकर 35,000 ईसा पूर्व का जो काल माना जाता है वो मिडिल पूरा पाषाण युग का काल माना जाता है। और अपर युग का काल क्या माना जाता है? अपर पूरा पाषाण युग का काल 35,000
35,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। BC मतलब क्या होता है? BC मतलब होता है ईसा पूर्व। 10,000 ईसा पूर्व और 35,000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल माना जाता है वो अपर पूरा पाषाण काल का। ओके दोस्तों, तो जो हमने लोअर पूरा पाषाण युग है, जो मिडिल पूरा पाषाण युग है और जो अपर पूरा पाषाण युग है, उन तीनों की जो अवधि हमने इसमें बताई कि 6 लाख से 1.5 लाख ईसा पूर्व, फिर 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व, फिर 35,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व जो है इसकी अवधि बताई जाती है। राइट। हालांकि 35,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच मध्य और अपर पूरा पाषाण युग दोनों से संबंधित उपकरण दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। मतलब हमें क्या कह रहे हैं कि अपर पूरा पाषाण युग की जो टाइम पीरियड क्या है, 35,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। लेकिन फिर भी जो अपर पूरा पाषाण युग है उसमें भी आपको मध्य पूरा पाषाण युग के जो औजार है वो आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ईसा पूर्व 35,000 से लेकर 15,000 ईसा पूर्व के बीच मध्य और अपर पूरा पाषाण युग दोनों से संबंधित उपकरण जो है आपको मिलेंगे। मतलब अपर पूरा पाषाण युग में आपको अपर पूरा पाषाण युग के औजार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो मध्य पूरा पाषाण युग के उसके औजार भी आपको थोड़े बहुत इसमें मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? दक्कन में मिलेंगे। दक्कन का जो पठार है ना, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार का मतलब ये जो भारत, अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत का जो ये दक्कन का पठार है, ये इस दक्कन के पठार में जो है वो ये औजार अपने को मिलते हैं। राइट। लोअर पूरा पाषाण युग या प्राचीन पूरा पाषाण युग, मतलब इसकी बात हो रही है, इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? प्राचीन पूरा पाषाण युग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोअर पूरा पाषाण युग, है ना। हिम युग के अधिकतम हिस्से को दिखाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हिम युग है वो कहाँ तक था? हिम युग था 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। कब तक था? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक कौन सा युग था? हिम युग था। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, हिम युग कहां तक था? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक था हिम युग। और देखो अभी हमने पढ़ा लोअर पूरा पाषाण युग कहां तक था? 6 लाख से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। तो ये अवधि किसके बीच में आ रही है? इनके बीच में तो आ रही है, हिमयुग के बीच में। तो मतलब वही कहना चाहते हैं कवि लेखक की जो प्राचीन पूरा पाषाण युग था वो क्या था, यानी जो लोअर पूरा पाषाण युग था वो हिम युग के अधिकतम हिस्से को दिखाता है। मतलब वो हिम युग के काल को भी इंगित करता है। प्राचीन पूरा पाषाण युग लगभग 20 लाख साल वर्ष पहले अफ्रीका में शुरू हुआ, लेकिन भारत में यह 6 लाख वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है। मतलब ये जो मैंने तिथि बताई ना अभी, 6 लाख से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व, 1.5 लाख से लेकर 35,000 ईसा पूर्व, 35,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, ये अवधि किसकी है? ये सारी अवधि जो है वो भारत की अवधि है। किसकी अवधि है? ये सारी भारत की अवधि है। किसकी अवधि है? भारत की। जबकि अगर विश्व स्तर की बात करूं मैं, तो जो लोअर पूरा पाषाण युग है उसकी रियल में विश्व के संदर्भ में कौन सी अवधि है? 20 लाख। कौन सी अवधि है? 20 लाख ईसा पूर्व, 20 लाख साल पहले। मतलब ये बताया गया है कि ये जो सारी तिथियां हैं वो भारत के संदर्भ में, जबकि विश्व के संदर्भ में क्या है? प्राचीन पूरा पाषाण युग या लोअर पूरा पाषाण युग की तिथि 20 लाख साल पहले, और कहां पर? अफ्रीका में जो शुरू हुआ था ये प्राचीन पूरा पाषाण युग। यह तिथि महाराष्ट्र में बोरी के लिए निर्धारित की गई है और इस स्थल को प्राचीनतम लोअर पूरा पाषाण स्थल माना गया। मतलब ये जो तिथि बताई गई है ना भारत के लिए लोअर पूरा पाषाण युग की तिथि 6 लाख से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व, ये तिथि उन्होंने कहाँ से डिसाइड की है? जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में एक स्थान है, कौन सा? महाराष्ट्र में एक स्थान है बोरी। उस बोरी नामक स्थान पर जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के माध्यम से जो भारत में लोअर पूरा पाषाण युग की जो तिथि निर्धारित की गई है वो तिथि निर्धारित की गई है 6 लाख से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व। जबकि विश्व के स्तर पर क्या है इस तिथि? 20 लाख ईसा पूर्व से अफ्रीका में जो अवशेष मिले हैं वो लोअर पूरा पाषाण युग के मिले हैं। राइट। लोग हाथ से इस्तेमाल करने वाले औजार जैसे कुल्हाड़ियाँ, गंडासो,
चाकुओं का उपयोग करते थे। किसमें? लोअर पूरा पाषाण युग में। यानी लोअर पूरा पाषाण युग में लोग जो है पत्थर के औजार बनाते थे। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के समान है। मतलब जो भारत में जो पाई गई कुल्हाड़ी है, अभी बताया ना सबसे पहले औजार बनाया गया कुल्हाड़ी, तो जो कुल्हाड़ी है जो पत्थर से बनाई गई थी लोअर पूरा पाषाण युग में, उस कुल्हाड़ी का आकार सेम टू सेम वैसा ही आकार है जैसा औजार, जैसा कुल्हाड़ी जो है, जैसी कुल्हाड़ी जो है पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों में उस समय जो हिमयुग था, उस समय जो लोअर पूरा पाषाण युग था, उस समय जो औजार बने हुए थे वैसे के वैसे औजार हमें भारत में भी मिले हैं। राइट। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई और चमड़ा निकालने के लिए किया जाता था, है ना। ये पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता था वो बताया गया है। प्राचीन पूरा पाषाण स्थल मतलब वही लोअर पूरा पाषाण युग पंजाब के सोहन तथा सोन नदी की घाटी में पाए गए हैं, जो अब पाकिस्तान में है। मतलब जो लोअर पूरा पाषाण युग है उसके औजार भारत में कहाँ पाए गए हैं? जो पंजाब है, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर एक नदी है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, जिसे अपन सोहन नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोहन नदी भी कहते हैं। उस नदी के किनारे जो है हमें लोअर पूरा पाषाण युग यानी लोअर पूरा पाषाण युग के जो अवशेष हैं मिलते हैं। कश्मीर और थार रेगिस्तान में भी कई स्थल है। मतलब देखो आप क्या इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो लोअर पूरा पाषाण युग के जो हथियार है, औजार है, कहाँ मिले हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में मिले हैं, जिसमें भारत का पाकिस्तान आ गया है ना, कश्मीर आ गया, थार का रेगिस्तान आ गया है ना। ये जो चीज़ें हैं वो, ये जो स्थल है वो इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन और राजस्थान के दिंदवाना के रेगिस्तानी क्षेत्र में लोअर पूरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। अब यहाँ पर स्थान को भी बताया है कि जो राजस्थान का आप डिंडवाना क्षेत्र ले लो, उत्तर प्रदेश का आप बेलन ले लो, है ना। बेलन दर्रा जो है, बेलन जो जगह है वहाँ पर भी आपको ये जो पूरा पाषाण युग है उसके औजार आपको मिलेंगे। डिंडवाना से न केवल लोअर पूरा पाषाण बल्कि मध्य और उत्तरी पूरा पाषाण युग के औजार भी मिले हैं। मतलब राजस्थान में जो डिंडवाना है, जो राजस्थान में जो डिंडवाना है वहाँ से आपको न केवल लोअर पूरा पाषाण युग के औजार बल्कि मिडिल पूरा पाषाण युग के औजार और अपर पूरा पाषाण युग के औजार, तीनों के औजार जो हैं वो मिले हैं। अभी मैंने बताया ना कि अपर पूरा पाषाण युग के बहुत सारे ऐसे स्थल है जहाँ पर मिडिल पूरा पाषाण युग के औजार भी मिले, तो वैसे ही जो राजस्थान का डिंडवाना है वहाँ से हमें तीनों पूरा पाषाण युग के औजार मिले हैं। राइट। महाराष्ट्र में चिरकी नेवासा से 2000 से भी अधिक औजार मिले। एक और लोकेशन इन्होंने बताई है महाराष्ट्र में, कौन सी? चिरकी नेवासा। ये आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पूरा पाषाण युग के औजार है वो भारत में कहाँ कहाँ से मिले हैं ना। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि उत्तर पश्चिमी भाग से मिले हैं ना, राजस्थान से मिले, थार रेगिस्तान से मिले, है ना, उत्तर प्रदेश से मिले, एक और नाम आ गया कि महाराष्ट्र से मिले। थोड़ा सा अंदाजा आपको याद होना चाहिए बस। और ऐसे ही औजार दक्षिण में भी कई जगहों से मिले। अब दक्षिण में भी कई जगहों से ऐसे औजार मिले, यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हो या फिर आप ये कह सकते हो कि ये जो लोअर पूरा पाषाण, मिडिल पूरा पाषाण और अपर पूरा पाषाण के जो औजार हैं वो लगभग पूरे भारत से अपने को मिले हैं। राइट। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक महत्वपूर्ण स्थल है और भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं और चट्टानी आश्रय भी लोअर पूरा पाषाण युग की विशेषताएं दर्शाते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुन कोंडा है और जो मध्य प्रदेश में भोपाल में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ से भी आपको लोअर पूरा पाषाण युग, जो पूरा पाषाण युग का एक पार्ट है, उस युग के औजार आपको मिलेंगे। राइट। अभी मैंने बताया ना पूरा पाषाण युग को 3 भाग में बांटा गया है। राइट। चट्टानी आश्रय मौसम के अनुसार मनुष्य के लिए शिविरों के रूप में इस्तेमाल किए गए। मतलब जो पूरा पाषाण युग में जो लोग थे, जो लोअर पूरा पाषाण युग में जो लोग थे, जो मिडिल पूरा पाषाण युग में जो लोग थे, जो अपर पूरा पाषाण युग में लोग थे, वो कहाँ रहते थे? चट्टानों में निवास करते थे, है ना। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ना, जो किससे बनी हुई है? चट्टानों से बनी है। उन चट्टानों में जो प्राचीन मानव है वो निवास करता था इस पूरा पाषाण काल में। किससे बचने के लिए? उन मौसम
की जो घटनाएं होती थी उस समय, जो बारिश होती थी, है ना, जो सर्दी पड़ती थी, उन मौसम से बचने के लिए वो इन शिविरों के रूप में इन चट्टानों का उपयोग करता था। जब जलवायु कम आर्द्र हो गई तब द्वितीय हिमालय अंत हिमाच्छादन काल के जमाव में हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई है। मतलब धीरे धीरे हाथ की कुल्हाड़ी का आविष्कार हुआ। लोअर पाषाण युग में लोग मुख्यतः भोजन जमा करने वाले मनुष्य थे। मतलब लोअर पूरा पाषाण युग में लोग जो है वो क्या करने लगे, भोजन को एकत्रित करके जमा रखने लगे। यानी कि जो शिकार करने के बाद जो जो पशु होता था उसकी जो मांस होता था उसको वे एकत्रित करके इकट्ठा करके रखने लगे और धीरे धीरे जो है वो उसका उपयोग, जो इकट्ठे किए गए भोजन का उपयोग है वो करने लगे। वे छोटे छोटे शिकारी खेल खेलते थे और मछली तथा पक्षियों के शिकार पर भी निर्भर रहते थे। मतलब वो धीरे धीरे छोटे छोटे शिकारी खेल खेलने लगे, मछलियों का, पक्षियों का शिकार करने लगे, राइट। भारत में प्राचीन या लोअर पाषाण युग को होमो सैपियंस समूह के लोगों के साथ जोड़ा जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो लोअर पूरा पाषाण युग था उसको किससे जोड़ा जाता है, होमो सैपियंस। अब ये मैंने पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में कि होमो सैपियंस मतलब क्या होता है। होमो सैपियंस का तात्पर्य होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर जो पत्थर के जो औजार है उनको और एडवांस तरीके से विकसित करने लगा, उसे कहते हैं होमो सैपियंस, जिसे हम आधुनिक मानव भी कहते हैं, राइट। तो ये जो होमो सैपियंस है वो किससे जुड़े हुए हैं, लोअर पूरा पाषाण युग से, प्राचीन पूरा पाषाण युग से जुड़े हुए हैं, राइट। अब अपन बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण युग की, जिसकी अवधि क्या बताई जाती है, 1.5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 35,000 ईसा पूर्व तक। बताया ना मैंने आपको अभी, ये 1.5 लाख से लेकर 35,000 ईसा पूर्व की जो अवधि है वो किसकी है, मिडिल पूरा पाषाण युग यानी मध्य पूरा पाषाण युग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि मध्य पूरा पाषाण युग की क्या क्या विशेषताएं थी, राइट दोस्तों। मध्य पूरा पाषाण युग के काम मुख्यतः पत्थर की पपड़ियों या छोटे छोटे टुकड़ों पर आधारित थे जो भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय विविधताओं के साथ पाए गए। मतलब जो मिडिल एरा था, जो पूरा पाषाण युग था उसमें जो औजार बने हुए थे वो क्या थे, छोटे छोटे टुकड़ों से बने औजार थे। मतलब अब एडवांस औजार है, पहले तो बड़े बड़े पत्थर से औजार बना दिए, अब और एडवांस रूप आया और मनुष्य बुद्धिमान हुआ और उसने छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाए। मतलब वो ज़्यादा क्या थे, उपयोगी थे, उनको यूज़ करना थोड़ा आसान था छोटे छोटे पत्थर के औजारों को। और वो पत्थर की जो पपड़ियाँ होती थी उनसे वो औजार बनाते थे। जैसे अपन देखते हैं ना, ऐसे पर्वत भी होते हैं जो पपड़ियों के रूप में परतदार पर्वत होते हैं। उन परतदार पर्वत की जो पपड़ियाँ होती है ऊपर पत्थर की, उन पत्थर की पपड़ियों को उन्होंने ऐसे हथियार के रूप में बनाया जिन हथियारों का उपयोग वो मांस काटने में, जमीन को खोदने में, है ना, वृक्षों को काटने में करते थे, राइट। मुख्य औजार पत्ती, बर्छी, बर्मा और खुरचन होते थे। ये सभी पत्थर की पपड़ियों से बने होते थे। मतलब जो ये पत्थर की पपड़ियाँ होती थी, इन पत्थर की पपड़ियों से वो क्या क्या बनाते थे, पत्ती बनाते। जैसे आप पत्ती क्या होती है, पत्ती मतलब एक किसी शार्प धातु जिसको कोई चीज़ काटने के लिए यूज़ किया जाता है, वैसे ही पत्तियाँ वो बनाते थे इन पत्थर से, इन पपड़ियों से, पत्थर की पपड़ियों से, जिससे वो ज़्यादा अच्छे से क्या कर सके, यूज़ कर सके, राइट। और क्या, बर्छी, बर्मा, खुरचन ऐसे औजार वो जो बनाते थे, राइट। सिंपल सा वर्ड है दोस्तों कि जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा पाषाण लोअर से हम मिडिल में जाएंगे, मिडिल से हम अपर में जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे कुछ नहीं होगा। सिंपल सा एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि पत्थर के जो औजार है वो धीरे धीरे एडवांस होते जाएंगे, धीरे धीरे शार्प होते जाएंगे, उन्हें आसान करना धीरे धीरे और यूज़ करना जो धीरे धीरे और आसान होता जाएगा, राइट। मध्य पूरा पाषाण स्थल के भौगोलिक क्षेत्र साधारणतः लोअर पूरा पाषाण के साथ ही हैं। मतलब यहाँ पर भी वही चीज़ यानी लागू होती है कि आप कोई एक ऐसी रेखा नहीं खींच सकते हो कि जिस रेखा से आप इधर ये बोलो कि अपर पूरा पाषाण युग है और इससे बीच में जो है वो मिडल पूरा पाषाण युग है और एक और रेखा से ऊपर जो है लोअर पूरा पाषाण युग है। मतलब आप लोअर पूरा पाषाण युग, मिडिल पूरा पाषाण युग
और जो अपर पुरापाषाण युग है उसको आप एकदम से पृथक नहीं कर सकते हो। मतलब ये है कि आपको मिडिल पुरापाषाण युग में बहुत सारे ऐसे पत्थर के औजार मिलेंगे जो लोअर पुरापाषाण युग के हैं, राइट। और अपर पुरापाषाण युग में आपको बहुत से ऐसे औजार मिलेंगे जो मिडिल पुरापाषाण युग के हैं। मतलब ये तीनों ही जो युग हैं वो आपस में क्या है, सह संबंधित हैं, आपस में किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, राइट। तो वही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मध्य पुरापाषाण युग स्थल के भौगोलिक क्षेत्र साधारण लोअर पुरापाषाण के साथ हैं। इस युग की कलाकृतियां नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में कई स्थानों पर पाई जाती है। मतलब ये जो लोअर पुरापाषाण युग और जो मिडिल पुरापाषाण युग की अपन बात अभी जो कर रहे हैं, जो मिडिल पुरापाषाण युग हैं, इसके जो अवशेष हैं हमें नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी की घाटी में, और तुंगभद्रा नदी जो है, जो दक्षिण में तुंगभद्रा नदी है ना, इस तुंगभद्रा नदी और इस नर्मदा नदी की घाटी में अपने को मध्य पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं, है ना। विंध्य की तलहटी में, और विंध्य जो पर्वतमाला है, जो मध्य प्रदेश में विंध्य की पर्वतमाला, जो झारखंड में विंध्य की पर्वतमाला, जो गुजरात में विंध्य की पर्वतमाला है, वहां पर भी अपने को जो बेलन घाटी है, जो विंध्य की पर्वतमाला में तलहटी में जो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, वहां पर भी अपने को ये अवशेष मध्य पुरापाषाण युग, मिडल पुरापाषाण युग के अवशेष मिले हैं। पत्थर के औजार और ढोर डंगर हिरण सहित पशु जीवाश्मों के मामले में काफी प्रसिद्ध हैं। यह लोअर और मध्य पुरापाषाण युग दोनों से संबंधित हैं। मतलब वही बात हो गई कि लोअर पुरापाषाण युग और मिडिल पुरापाषाण युग के जो औजार हैं वो अपने को एक साथ भी प्राप्त हुए हैं, राइट। अब अपन बात करते हैं अपर पुरापाषाण युग की, राइट। अभी शुरू में हमने किसकी बात की थी, लोअर पुरापाषाण युग की, फिर हमने बात की मिडिल पुरापाषाण युग की। अब अपन बात करते हैं अपर पुरापाषाण युग की, राइट। तो अपर पुरापाषाण युग की क्या विशेषता थी, क्या विशेषता होगी, अभी मैंने बताया। जो उपकरण होंगे, जो औजार होंगे वो थोड़े और एडवांस होंगे, वो थोड़े और शार्प होंगे, है ना, राइट। तो अपर पुरापाषाण काल चरण में हमें भारत में 566 स्थान मिले। कितने, यानी भारत में टोटल अब तक 566 ऐसे स्थान मिल चुके हैं जो किसी न किसी रूप में अपर पुरापाषाण युग से संबंधित हैं, राइट। यह घास वाली जमीन थी। मतलब जो अपर पुरापाषाण युग में जो स्थल मिले वो घास वाली जमीन थी, मतलब वहां पर घास उगती थी, है ना, जिसमें जहां तहां पेड़ों की भी सामान्य उपस्थिति थी, जिसके कारण ऐसा होना संभव हो सकता है। मतलब जो अपर पुरापाषाण युग है उसमें हमने जिस स्थल से ये अपर पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं, ऐसा माना जाता है या ऐसा वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन किया गया है कि जो अपर पुरापाषाण युग के स्थल हैं वो ऐसे स्थल है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घास पाई जाती थी और कुछ कुछ जगहों पर केवल और केवल थोड़े थोड़े बहुत पेड़ मिले हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अपर अब ये किसकी ओर संकेत करता है, सोचो, ये लाइन इन्होंने क्यों कही है कि वो घास वाले स्थल है। ऐसा इसलिए कहा है कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो अपर पुरापाषाण युग में जो औजार हैं वो इतने एडवांस हो गए हैं, इतने शार्प हो गए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले जो युग हैं उनसे, कि अब इन औजारों से, इन हथियारों से वो जो जंगल है उनको साफ करने लगे हैं। उन जंगलों को साफ करके वो जो जमीन है उसको कृषि योग्य बनाने लगे हैं, राइट। उन जंगलों को वो ऐसे जमीन में तब्दील करने लगे हैं कि जहाँ पर वो अन्न उपजाने लगे हैं, ना। तो इसीलिए वो ये बात जो है वो लेखक ने कही है कि जो ये स्थल है वो घास के रूप में मौजूद है, जहाँ पर चुटमुट जो है वो पेड़ पाए जाते थे या पेड़ पाए जाते हैं, राइट। संयोगवश हिम युग के अंतिम चरण में जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होती थी तो जलवायु कम आर्द्र होती थी। मतलब मैंने बताया शुरू में कि कैसे जलवायु भी जो है वो इन युगों को, कैसे जलवायु भी जो है वो इन युगों को बांटती है, वो यहाँ पर बताया गया है, राइट। कि जैसे जैसे जो जलवायु पहले क्या थी, हिम थी, मतलब बर्फ ही बर्फ था, राइट। पूरे पृथ्वी पर क्या था, बर्फ था। फिर धीरे धीरे जलवायु क्या होने लगी, गर्म होने लगी। गर्म होने लगी तो बर्फ पिघलने लगी, बर्फ पिघलने लगी तो फिर क्या होने लगी, वर्षा होने लगी, राइट। वर्षा होने लगी तो धीरे धीरे जो पेड़ है, जो वनस्पति है वो उगने लगी,
और यही जो जलवायु परिवर्तन है उसने जो युग है उस युगों को उसने प्रभावित किया, राइट। वैश्विक संदर्भ में यह चकमक पत्थर के कम नए कामों और आधुनिक मनुष्यों होमोसेपियंस की उपस्थिति का सूचक है। मतलब जो ये अपर जो पूरा पाषाण युग है वो किसका सूचक है? होमोसेपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य के उपस्थिति का सूचक है। और चकमक पत्थर यानी वो अब औजार किससे बनाने लगे हैं? चकमक पत्थर से बनाने लगे। चकमक पत्थर क्या है? थोड़ा शार्प पत्थर, ऐसा पत्थर जिससे शार्प औजार बनाए जा सकते थे। भारत में हम पत्ती और खत्ती का उपयोग करते हैं जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं। मतलब जो ये अपर पूरा पाषाण युग के जो औजार अपने को मिले हैं जिसमें पत्ती हो गया है ना, जो शार्प पत्थर हो गया, खत्ती हो गया, ये भी एक शार्प पत्थर है, वो अपने को भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मिले हैं। मनुष्यों द्वारा गुफाएं और चट्टानी आश्रयों का इस्तेमाल अपर पूरा पाषाण युग में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका में खोजा गया है। वही जो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश के जो भोपाल में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, इस भीमबेटका की गुफाएं से हमें जो लोअर पूरा पाषाण युग, मिडिल पूरा पाषाण युग और अपर पूरा पाषाण युग, इन तीनों ही पूरा पाषाण युग के जो निवास स्थान हैं, जो प्राचीन मानव के, वो हमें भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। किससे पता चलता है? अपने को अवशेषों से पता चलता है कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो चट्टान है, उनका यूज जो है तीनों ही युग के जो लोग हैं वो यूज किया करते थे वहां पर रहने के लिए, राइट फ्रेंड्स। अपर पूरा पाषाण काल में संग्रहित पत्तियों, खत्तियों और खुरचनों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा देखा गया है। ये गुजरात के रेत के टीलों के ऊपरी भाग में पाए गए हैं। मतलब जो अपर पूरा पाषाण युग के जो औजार हैं वो क्या है? थोड़े एडवांस है और वो भारत के गुजरात के वाले क्षेत्र में भी पाए गए हैं। तो देखो हम फिर से उसी स्थान पर आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कहाँ से की थी शुरुआत? देखो ये ऊपर की तरफ जाते हैं। ये मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, क्या बताया था? कि जो पूरा पाषाण काल है, मतलब जो पाषाण काल है, फिर से मैं बताता हूँ, जो पाषाण काल है, देखो फिर से मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। सिंपल सा चीज़ है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है ना। जो पाषाण काल है, कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल ही तो पढ़ रहे हैं अपन। फिर धीरे धीरे ताम्र काल आएंगे, है ना, फिर धीरे धीरे लोह युग आएगा। अब देखो, अब जो पाषाण काल है, पाषाण काल किसे कहते हैं? ऐसा युग जिसमें जो औजार हैं वो पत्थर के बने होते हैं, राइट। अब जो पाषाण काल है वो 3 भाग में बांटा पड़ा, 3 भाग में। एक था पूरा पाषाण काल, राइट, एक था मध्य पाषाण काल, एक था नव पाषाण काल, राइट। अब ये पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भाग में बांटा। कैसे? एक हो गया लोअर पूरा पाषाण काल, एक हो गया मिडिल पूरा पाषाण काल, राइट, एक हो गया अपर पूरा पाषाण काल, राइट। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा कि भाई लोअर पूरा पाषाण की क्या विशेषता थी, मिडिल पूरा पाषाण की क्या विशेषता थी और अपर पूरा पाषाण की क्या विशेषता थी, राइट। और हमने इसका कालक्रम भी पढ़ा। ये कब से कब तक है? ये अगर भारत के संदर्भ में बात करें, ये स्पेशल मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, है ना। तो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो लोअर पूरा पाषाण की जो अवधि क्या मानी जाती है? 6 लाख से लेकर 1.5 लाख ईसा पूर्व जो है वो लोअर पूरा पाषाण की जो काल माना जाता है, राइट। और मिडिल पूरा पाषाण का क्या माना जाता है? 1.5 लाख से लेकर 35,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो माना जाता है मिडिल पूरा पाषाण का। और अपर पूरा पाषाण का काल क्या माना जाता है? 35,000 से लेकर कहाँ तक? 35,000 से लेकर 10,000, कहाँ तक? 35,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो माना जाता है किसका? अपर पूरा पाषाण का, राइट। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़ है। पूरा पाषाण काल को हमने लोअर, मिडिल और अपर में बांटा। अब अपन फिर से पाषाण काल में आते हैं और फिर से यहाँ से अपन कहाँ जाएंगे? यहाँ पर कि मध्य पाषाण काल में, है ना। जो पाषाण काल को डिवाइड किया था ना अपन ने 3 भाग में, तो उस मध्य पाषाण काल में जाते। तो सोचो मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब होगी? 10,000 BC पर हमने खत्म किया, तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब होगी? 10,000 BC से होगी। कब होगी? 10,000 BC से होगी। सिंपल सी चीज़ है। अपन एक लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं, जो पृथ्वी की जो लाइफ साइकिल है वो हम पढ़ रहे हैं कि लोअर पूरा
पूरा पाषाण काल आया। पूरा पाषाण काल में लोअर, मिडिल, अपर, अपर से फिर से हम मध्य में जाएंगे और मध्य से अपन कहाँ जाएंगे, नव में जाएंगे, नव पाषाण काल में जाएंगे। तो अब अपन जो दूसरा टॉपिक है वो है इसी मध्य पाषाण काल के बारे में, जिसकी शुरुआत कब होती है, 10,000 ईसा पूर्व से। क्यों होती है 10,000 ईसा पूर्व से? क्योंकि अपन ने जो अपर पूरा पाषाण है वो कहाँ खत्म किया था, 10,000 ईसा पूर्व में खत्म किया था, और वहीं से जो शुरुआत होती है इसकी। अब ये कहाँ तक जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं अब दूसरा जो बिंदु है मध्य पाषाण काल का। किसका? मध्य पाषाण काल का। समझ में आ गया? मध्य पाषाण युग का। अब इस मध्य पाषाण युग में क्या विशेषता थी? शिकारी और पशुपालक। शिकारी और पशुपालक। जो पाषाण युग में उस समय लोग क्या कर रहे थे, इधर उधर विचरण कर रहे थे, है ना, शिकार कर रहे थे, है ना। अब इसकी क्या विशेषता है मध्य पाषाण युग की, वो हम इस बिंदु में पढ़ेंगे, राइट। ईसा पूर्व 10,000 के आसपास हिम युग के अंत के साथ अपर पूरा पाषाण युग समाप्त हुआ। अभी पढ़ा था हमने, अपर पूरा पाषाण युग कब समाप्त हुआ, 10,000 बीसी में समाप्त हुआ, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक संदर्भ में नवयुग यानी प्लिस्टोसीन के बाद हिम युग संयोगवश पूरा पाषाण युग के साथ ही, अभी मैंने बताया ना इससे पहले वाली वीडियो में कि हिम युग कब था, नवयुग कब था, है ना। तो हिम युग, नवयुग जिसे हिम युग भी कहते हैं, कितने 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कि वैश्विक संदर्भ की अगर बात करें तो यही बात कहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक संदर्भ में नवयुग जिसे हिम युग भी कहते हैं के बाद हिम युग संयोगवश पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण मतलब जो अभी पहले बताया था ये वाला है, पूरा पाषाण युग के साथ ही 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक चलता रहा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे नव युग जो था उसकी अवधि क्या थी। अगर वैश्विक संदर्भ में अगर बात करें तो नव युग जो था उसकी अवधि थी 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व, राइट दोस्तों। तो जो नव युग जो था, जो प्लिस्टोसीन युग था, उसकी अवधि क्या मानी जाती है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व इसकी अवधि मानी जाती है, जो हमने पहले वाली वीडियो में बताया था। और जब यह समाप्त हो गया, क्या समाप्त हो गया, जब नवयुग समाप्त हो गया, है ना, ये हिम युग जो समाप्त हो गया तो जलवायु गर्म और बरसाती हो गया। अभी मैंने बताया ना किसी कैसे जलवायु में परिवर्तन आया, है ना। मैंने क्या बताया, जो हिम युग था वो क्या था। अगर हम वैश्विक संदर्भ की बात करें तो हिम युग का जो काल था वो था 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। जब ये हिम युग समाप्त हुआ यानी जब 12,000 बीसी तक हम पहुँचे, उसके बाद हिम युग से क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन हुआ का मतलब है जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलने लगी, जो मौसम है वो गर्म हुआ, गर्म मौसम जो हुआ उसके बाद बारिश शुरू हुई, वर्षा की शुरुआत हुई, है ना, राइट। जलवायु परिवर्तन ने जीव और वनस्पतियों में परिवर्तन लाए। जैसे जैसे ये जलवायु परिवर्तन हुई, जैसे जैसे जलवायु जो थी वो गर्म हुई, जैसे जैसे वर्षा होने लगी, वैसे वैसे जो है वो जीव और जो वनस्पति है उसमें भी क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा, राइट फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, जब हिम युग, जब जलवायु में परिवर्तन आया, जब हिम युग है यानी जो जलवायु है गर्म होने लगी, और गर्म होने से क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। और इस वर्षा ने किसको प्रभावित किया, जो जीव हैं, किसको प्रभावित किया, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, है ना, उस वनस्पति को और इस जीवों को जो प्रभावित किया इन जलवायु ने, राइट। मनुष्य ने पर्याप्त वर्षा, सघन वनस्पति और वन का लाभ उठाया। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ वैसे वैसे जो वर्षा होने लगी और जैसे जैसे वनस्पति उत्पन्न होने लगी, है ना दोस्तों, और जैसे जैसे जो वन उत्पन्न होने लगे, इन वर्षा, इन वनस्पति और इन वनों का फायदा उठाया उन लोगों ने। फायदा उठाने का मतलब है इन वनों से उनको उत्पाद मिलने लगे, वनस्पति को से उन्हें उत्पाद मिलने लगे, वर्षा का यूज उन्होंने जो कृषि है उसके लिए उन्होंने करने लगे, है ना। तो वैसे वैसे उन्होंने इनका फायदा उठाया, तब से जलवायु परिवर्तन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मतलब आज से 12,000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक इतना बड़ा कोई जलवायु परिवर्तन में नहीं हुआ है। मतलब जो जलवायु उस समय थी आज भी लगभग वैसी ही जलवायु है, राइट। ईसा पूर्व 9,000 में पाषाण युग संस्कृति में एक मध्यवर्ती चरण शुरू हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहते हैं। अभी बताया ना मैंने
ये वाला चरण, ये वाला। जैसे ही 10,000 ईसा पूर्व में जो अपर पूरा पाषाण युग है वो खत्म हुआ, उसके बाद लगभग 9000 बीसी में, कब 9000 बीसी में एक नए चरण का प्रारंभ हुआ। और ये जो नया चरण है वो एक मिडिल पीरियड है। किसका मिडिल पीरियड है? यानी वो मध्य भाग है। किसका मध्य भाग है? वो जो पूरा पाषाण युग है और जो नव पाषाण युग है उसके बीच का जो भाग है वो मध्य चरण है। और इस मध्य चरण जो है वो इन दोनों चरणों को आपस में जोड़ता है। और इसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। जो 9000 ईसा पूर्व में पाषाण युग संस्कृति में मध्यवर्ती चरण आया, मतलब ये जो है वो मध्य युग को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चरण कहते हैं। यानी ये जो है मध्यवर्ती चरण है। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण या नए पत्थर युग के बीच की एक संक्रमणकालीन चरण के रूप में माना जाता है। मतलब ये जो मध्य पाषाण काल है वो एक संक्रमणकालीन काल है, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करते, मछली पकड़ते और भोजन एकत्रित करते थे। मतलब ये जो मध्य पाषाण युग के लोग कौन कौन सी क्रियाएं करते थे वो यहाँ पर बताया गया है, राइट। बाद के चरण में वे पशुपालन भी करने लगे। जैसे जैसे मध्य पाषाण युग अंत की तरफ चलने लगा और नव पाषाण युग की शुरुआत होने लगी, लोगों ने शिकार के अलावा, मछली पकड़ने के अलावा और भोजन को एकत्रित करने के अलावा पशुपालन का भी प्रारंभ कर दिया था, राइट। पहले 3 कामों में पूरा पाषाण कालीन जीवन शैली ही जारी रही। मतलब जो पहले 3 काम यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि शिकार करना, मछली पकड़ना और भोजन एकत्रित करना, वो जो चीजें हैं जैसे पूरा पाषाण काल में चलती थी वैसे ही चलती रही। लेकिन जो पशुपालन की जो शुरुआत थी वो नई शुरुआत थी, राइट फ्रेंड्स। जबकि इसके अंत में नव पाषाण संस्कृति विकसित हुई। अभी बताया ये, जैसे ही मध्य पाषाण युग के हम अंत में पहुंचेंगे वैसे कौन सा चरण स्टार्ट होगा? नव पाषाण चरण जो है वो स्टार्ट होगा। नव पाषाण संस्कृति जो है वो विकसित होगी। इस प्रकार मध्य पाषाण युग वह संक्रमण काल बना जो पशुपालन आधारित जीवन यापन के साथ मध्य पाषाण युग के पहले चरण को ही भी दर्शाता है। मतलब मध्य पाषाण युग जो है वो कौन सा चरण है? वो चरण नव पाषाण युग व पूरा पाषाण युग को जोड़ने वाला चरण है मध्य पाषाण युग। ये यहाँ पर बताया गया है, राइट। मध्य पाषाण युग के विशेष औजार माइक्रोलिथ या छोटे थे। अब ये बता रहे हैं कि जो मध्य पाषाण युग के जो औजार हैं वो क्या है? माइक्रोलिथ है। माइक्रोलिथ का मतलब क्या है? छोटे हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हम इन युगों में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो औजार हैं उनका जो आकार है वो क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। मतलब जो पूरा पाषाण युग में लोग औजार यूज करते थे वो बड़े बड़े पत्थरों से बने औजार थे, है ना। वो इतने शार्प नहीं थे, उनको यूज करना इतना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम मध्य पाषाण युग में बढ़ेंगे वैसे वैसे जो औजार है, जो हथियार है, उनका आकार कैसे होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। और उन औजारों को यूज करना क्या होता जाएगा? आसान होता जाएगा। मतलब उन औजारों को हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले भी जा सकते थे उस समय के लोग, और उनको यूज करना भी थोड़ा आसान था। अभी मैंने बताया ना कि कैसे वो जो परतदार चट्टान होती थी उससे वो पत्ती बनाते थे, है ना। वो खत्ती परतदार चट्टानों से बनाते थे, है ना। ये पत्ती और खत्ती क्या थे? शार्प थे। यानी उनका जो किनारा था वो इतना शार्प था कि वो उससे मांस भी काट सकते थे, है ना। जमीन को भी कोस सकते थे, पेड़ को भी काट सकते थे, है ना। तो ये जो औजार थे मध्य पाषाण युग के वो क्या थे? माइक्रोलिथ थे, वो छोटे थे। माइक्रोलिथ का मतलब ही छोटे आकार के। लिथ मतलब होता है लिथियम, तुमने पढ़ा होगा। लिथ मतलब होता है चट्टान और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो छोटे छोटे चट्टान, राइट। मध्य पाषाणिक स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य तथा पूर्वी भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में भी हैं। मतलब ये जो मध्य पाषाण युग के जो स्थल हैं वो आपको लगभग भारत के प्रत्येक भाग में मिलेंगे, राइट। उनमें से राजस्थान के बागौर में अच्छी खुदाई की गई है। इसकी विशेषता छोटे औजार की, अभी बताया मैंने कि मध्य पाषाण युग की विशेषता क्या है? छोटे आकार के औजार, है ना।
यहाँ के रहवासी शिकार और पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते थे। मतलब जो मध्य पाषाण युग के जो रहवासी, मतलब जो मध्य पाषाण युग में लोग रहते थे, वो क्या करते थे? शिकार करते थे, है ना, पशुपालन करते थे, राइट, और अपनी आजीविका चलाते थे। ईसा पूर्व 5 मिलेनियम से 5000 ईसा पूर्व तक ऐसे स्थल का अस्तित्व बना रहा। मतलब 5 मिलियन, मतलब ये, यानी जो मध्य युग है उसका अस्तित्व कब तक चलता रहा? 5000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 5000 बीसी तक इसका युग, जो मध्य युग जो है वो, मध्य पाषाण युग जो है वो, उसका अस्तित्व बना रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में पशुपालन का सबसे पहला प्रमाण अपने को मिला है। अभी बताया ना मैंने कि पूरा पाषाण युग में लोग क्या करते थे? शिकार करते थे, और जो जंगलों से जो अनाज होते थे, यानी जो कंदमूल होते थे, उनको इकट्ठा करते थे, राइट, मछली पकड़ते थे। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण युग में हम आए, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? पशुपालन स्टार्ट कर दिया, राइट। और पशुपालन जब वो करते थे, इसके प्रमाण अपने को भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, दक्षिणी भारत में इनके प्रमाण अपने को आज भी मिले हैं। पहला प्रमाण मिलता है, यह ईसा पूर्व 5000 के आसपास का हो सकता है। अध्ययन के जरिए पता चलता है कि राजस्थान में ईसा पूर्व 7000 से लेकर 6000 के आसपास खेती का अनुमान लगाया जाता है। देखो ये अवधि क्या है? 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व। किसकी अवधि है ये? मध्य पाषाण युग की अवधि है। तो ये इसमें बताया गया है कि आज से लगभग 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व में अपने को राजस्थान में जो खेती के प्रमाण भी अपने को मिलते हैं। मतलब लोगों ने मध्य पाषाण युग में, एक तो उन्होंने, तो मध्य पाषाण युग की 2 विशेषताएं क्या हो गई? पहली विशेषता हो गई पशुपालन, और दूसरी विशेषता हो गई खेती करना। क्या स्टार्ट हो गई? खेती करना। मतलब मध्य पाषाण युग की जो विशेषता है वो सबसे इंपॉर्टेंट 2 विशेषता है, पशुपालन का स्टार्ट करना और खेती स्टार्ट करना, है ना। तो ये जो 2 विशेषताएं थी, किसकी विशेषता थी? मध्य पाषाण युग की विशेषताएं थी, राइट फ्रेंड्स। जो कि खारे पानी के झील बनने और सांभर के एकत्रित होने से पहले का है। मतलब जब खारे पानी की झीलें बनी थी उससे भी पहले का समय है ये मध्य पाषाण युग। और कब थे ये? मैं किसकी बात बता रहा हूँ? 7000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व के अपने को प्रमाण मिले हैं राजस्थान में जो है खेती करने के। और ये टाइम पीरियड किसका है? ये पीरियड किसका है? मध्य पाषाण काल का है। तो वही बात बताई जा रही है। तो याद रखना कि मध्य पाषाण युग की 2 विशेषताएं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पशुपालन की शुरुआत और खेती की शुरुआत, राइट। सिंपल सा पॉइंट है कि जो पाषाण युग है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और मध्य पाषाण युग जो है वो इन 2 युगों, नव पाषाण और पूरा पाषाण के बीच का जो है एक वो लिंक्ड है। क्या है? लिंक है। अभी तक मध्य पाषाण युग की कुछ एक खोजों का ही वैज्ञानिक रूप से तिथि निर्धारण हो पाया है। मध्य पाषाण संस्कृति ईसा पूर्व 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कितनी तक? 5000 नहीं, 4000 ईसा पूर्व तक इसकी जो अवधि है वो मानी जाती है। महत्वपूर्ण रही है और निसंदेह नव पाषाण संस्कृति के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। मतलब ये जो नव पाषाण युग है उसके लिए मार्ग प्रदर्शन का काम किसने किया? इस मध्य पाषाण युग की संस्कृति ने किया। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे नव पाषाण युग में जब हम आएंगे, हम देखेंगे कि खेती को बहुत एडवांस रूप में किया जाने लगा, पशुपालन को बहुत एडवांस रूप में किया जाने लगा, है ना। लेकिन शुरुआत कब से हुई इसकी? मध्य पाषाण युग से हुई। मतलब पशुपालन की शुरुआत और खेती की शुरुआत जो हुई वो मध्य पाषाण से हुई। लेकिन जो नव पाषाण में इसकी जो स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई कि इसको एक नए स्तर से किया जाने लगा। मतलब एक एडवांस रूप में इसको किया जाने लगा, राइट। समझे दोस्तों? सिंपल सा एक हम चरण पढ़ रहे हैं कि कैसे जो है वो ये चरण है वो हमने बांटा है, राइट। तो हमने इसमें 3 चरण पढ़े थे, पूरा पाषाण और मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण को हमने 3 भागों में बांटा था, लोअर, मिडिल और अपर, राइट। यही चीज़ थी जो हमने इस अध्याय में पढ़ी है। और इसी अध्याय में आगे और टॉपिक है। अब जो ये जो है ना नव पाषाण युग, ये वाला जो नव पाषाण युग है इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। अगला अध्याय पूरा का पूरा इस नव पाषाण युग के बारे में ही दिया हुआ है
क्योंकि नवपाषाण युग थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होने लगी, लोग खेती करने लगे, लोग पशुपालन करने लगे, जो औजार थे वो और एडवांस होने लगे, है ना, लोग इधर उधर घूमने लगे, घुमंतु जीवन जीने लगे, है ना। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा? जो पूरा पाषाण युग है और जो मध्य पाषाण युग है उसके बारे में पढ़ा। इसके बारे में थोड़ा सा और 2 बिंदु और बाकी है इस अध्याय में, और जो अगला अध्याय होगा वो पूरा का पूरा जो है वो नवपाषाण युग के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। अब इसमें एक और आगे जो बिंदु आता है वो है ये, आगे एक और बिंदु दिया हुआ है, पूरा पाषाण युग की कला क्या थी। मतलब अभी जो अपन ने युग पढ़ा, पाषाण युग का सबसे पहला युग पूरा पाषाण युग, अब अपन पढ़ेंगे जो ये पूरा पाषाण युग था, जिसको हमने 3 भागों में बांटा था, जिसकी अवधि अगर पूरा पाषाण युग टोटल की अगर अवधि में बताऊं तो वो होगी 6 लाख से लेकर कब तक होगी? क्योंकि ये 6 लाख से कहाँ तक है? 1.5 लाख ईसा पूर्व तक। ये कहाँ तक है? 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व तक। और ये कहाँ तक है? 35,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। तो इसकी पूरी की अवधि क्या हो जाएगी? 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण की जो अवधि थी वो 6 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक थी। तो इसके युग में जो कला क्या थी, कला क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी पूरा पाषाण युग की कला क्या थी? क्या आर्किटेक्चर था, है ना, कैसा जो आर्किटेक्ट था वो अपन, कला मतलब कला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो आर्ट था, यानी मध्य पूरा पाषाण युग में कैसा आर्ट था वो हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग चित्रकला का अभ्यास करते थे। किसका? चित्रकला। यानी जब हम भीमबेटका की गुफाएं, जो तुंगभद्रा नदी के पास में जो गुफाएं बनी हुई है, उन गुफाओं पर जब चट्टानों पर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर इन लोगों के द्वारा बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। चाहे वो जानवरों के चित्र हो, है ना, चाहे वो किन्हीं आकृतियों के चित्र हो, चाहे वो शिकार करने वाले चित्र हो, है ना, चाहे वो किसी पशु को जलाने के चित्र हो, है ना। इसके बारे में जो है वो बताया गया है इस बिंदु में कि वो कैसे चित्रकला जो है वो बनाते थे उस समय के लोग। इसके बारे में तुम जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर, जो 11th और 12th की एनसीईआरटी है आर्ट एंड कल्चर वाली, वो जब हम पढ़ेंगे इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जब उनको चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ बस ये बताया जा रहा है कि पूरा पाषाण मध्य पाषाण युग के लोग जो थे वो चित्रकला का अभ्यास करते थे, मतलब वो चित्रकला के अभ्यस्त थे। प्रागैतिहासिक काल कला कई स्थानों पर दिखाई देती है। प्रागैतिहासिक मतलब मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है तुम्हें कि प्रागैतिहासिक का मतलब होता है ऐसा काल जिसमें कोई लिखित सामग्री अपने को नहीं मिली है और जो लोगों का इतिहास है वो केवल और केवल हम जो लोगों द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं, उन अवशेषों से हम जो इतिहास है उसका पता लगाते हैं, वो काल है प्रागैतिहासिक काल। तो इस प्रागैतिहासिक काल में हमें जो वहाँ की जो कला है वो भारत के लगभग सभी स्थानों से प्राप्त हुई है, राइट। और ये जो पाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक काल ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लेखन कला तो मौजूद नहीं थी, इसमें केवल और केवल हम जो अवशेष है उसी अवशेषों से हम इसका पता लगाते हैं, राइट। लेकिन मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक आश्चर्यजनक स्थल है। अभी मैंने बताया था कि जो चित्रकला के अवशेष अपने को कहाँ मिले हैं, जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, उन गुफाओं की चट्टानों पर आपको उन समय पर मौजूद मानव द्वारा बनाए गए चित्र जो हैं वो मिलेंगे। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत में स्थित और 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से अधिक चित्रित चट्टानी आश्रय यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो प्राचीन समय में जो लोग रहते थे उन्होंने 500 से भी अधिक चित्रित जो चट्टानें हैं वो अपने को मिली है। यानी वो ये जो चट्टानें थी भीमबेटका की गुफाएं, वो इन पूरा पाषाण लोगों के लिए, इन मध्य पाषाण लोगों के लिए क्या था? भीमबेटका की गुफाएं निवास स्थान था। यानी यहाँ पर लोग जो है वो प्राचीन समय में लोग निवास करते थे। वहाँ उस समय की जो जलवायु थी, वर्षा थी, धूप, इनसे बचने के लिए वो इन चट्टानों में रहते थे और इन्हीं चट्टानों पर इन्होंने अपनी जो कला है, चित्रकला, उनको उकेरा है, राइट।
भीमबेटका में रॉक पेंटिंग अपर पुरापाषाण से लेकर मध्य पुरापाषाण युग तक और कुछ श्रृंखलाओं में वर्तमान का भी चित्रण है। मतलब ये जो भीमबेटका से हमें चित्र मिले हैं, ये जो चित्र हैं वो किस ओर संकेत करते हैं? ये जो चित्र हैं हमें अपर पुरापाषाण काल से, कब से? अपर पुरापाषाण। अभी पता है ना मैंने, पुरापाषाण काल भी 3 प्रकार का है, लोअर, मिडिल और अपर। तो ये जो चित्र हैं वो अपर पुरापाषाण काल से लेकर जो मध्य पाषाण काल है, कब से? मध्य पाषाण काल। यानी कि जो चित्र हैं वो अपर पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के जो समय है उसको इंगित करते हैं ये चित्र। मतलब इन चित्र जो है वो अपर पुरापाषाण के लोगों से लेकर मध्य पाषाण काल के लोगों द्वारा बनाए गए हैं, राइट। हालांकि चट्टानी आश्रयों की एक बड़ी संख्या मध्य पाषाण युग के कार्यों से जुड़ी हुई है, लेकिन मैक्सिमम जो चट्टाने जो है वो चित्र बनाए गए वो किससे संबंधित है? मध्य पाषाण युग से संबंधित है। लेकिन कुछ कुछ भाग उसका अपर पुरापाषाण युग के भी हमको मिले हैं। इसमें कई पक्षियों, पशुओं, मनुष्यों का चित्रण है। मैंने अभी बताया था कि चित्र जो है वो किन किन चीज़ों के हैं? पशुओं के चित्र हैं, पक्षियों के चित्र हैं, मनुष्यों के चित्र हैं, राइट। इन सभी किन्हीं आकृतियों के चित्र हैं। तो ज्यामितीय आकृतियों के चित्र भी इनमें लोगों द्वारा उस समय बनाए गए हैं, जो जाहिर है कि इन चित्रों में मौजूद अधिकांश पक्षियों और पशुओं का शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। अब सोचो वो पशुओं और पक्षियों के चित्र क्यों बनाते थे? इसका मतलब ये चीज़ बताती है कि उस समय के जो लोग हैं वो शिकार करते थे इन पशुओं का, इन पक्षियों का, और उसको जो खाद्य है उसके रूप में वो यूज करते थे, राइट। अनाज पर बैठने वाले पक्षी शुरुआती चित्रों में नहीं हैं। ये चित्र स्पष्ट रूप से शिकार और संचय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। मतलब ये बताते हैं कि वो जो चित्र बनाते थे वो किन पशु और पक्षियों का बनाते थे? जिन पशु पक्षियों का वो शिकार करते थे। यानी कि यहाँ पर जो अनाज पर जो पक्षी बैठते हैं उनके चित्र ये इन्होंने नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं? इसका मतलब ये है कि उस समय जो है वो इतनी कृषि पैदावार नहीं करते थे, राइट। वो मेन क्या करते थे? शिकार करते थे। क्योंकि अगर कृषि पैदावार करते, जो कि जो मध्य पाषाण काल में अपन पढ़ेंगे, उस समय पढ़ा था हमने कि जो कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई और नव पाषाण काल में जब हम जाएंगे तब बहुत ही एडवांस तरीके से कृषि जो उन्होंने शुरू कर दी थी। लेकिन जो चित्र जो है वो किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है और अपर पुरापाषाण काल से संबंधित है। और उस समय के लोग जो वो कृषि नहीं किया करते थे, इसीलिए जो पशु पक्षी के चित्र जो ज़्यादातर मौजूद हैं वो उन्हीं पशु पक्षियों के मौजूद हैं जिनका वो शिकार किया करते थे, राइट। यानी कि ये जो चित्र हैं हमें उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हमें बताते हैं कि कैसे लोग जो है वो शिकार करते थे, राइट। अपर पुरापाषाण युग के लोगों ने कलाकारी क्यों की, यह तर्क दिया जाता। अब क्वेश्चन आता है कि जो अपर पुरापाषाण के लोग हैं वो चित्र क्यों बनाते थे, है ना। तो ये क्वेश्चन आता है तो क्यों बनाते थे? यह तर्क दिया जाता है कि वे ऐसा कला की खातिर करते थे। मतलब जैसे अपन नहीं करते हैं, आज अपन जब फ्री होते हैं तो अपनी कोई हॉबी होती है ना, तो अपन हॉबी क्यों करते हैं? इससे कोई अपने को बेनिफिट थोड़ी ना मिलता है। बस अपन एक हॉबी यानी अपना एक शौक को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे किसी के कोई इंटरेस्ट होता है ना, कोई गिटार बजाना पसंद करता है, कोई चित्र बनाना पसंद करता है ना, कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है, बस हॉबी के रूप में। तो वो क्यों करते हैं? इससे कोई लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन अपना समय को अच्छे से यानी ये चीज़ें जो अच्छी लगती है करना, हॉबी करना, इसीलिए हम आज करते हैं। तो वैसे ही पुराने समय में भी जो चित्र बनाते थे लोग, वो कोई बस उनकी एक कला की खातिर करते थे। किसके खातिर करते थे? कला की खातिर करते थे। हालांकि मानव इतिहास के प्रारंभिक चरण के लिहाज से यह तर्क बहुत बनावटी सा लगता है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने सामाजिक संघर्ष से उभरने के लिए कला और इन प्रथाओं को अपनाया था। कुछ वैज्ञानिक, कुछ जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि वो इन चित्रकला को इसलिए बनाते थे क्योंकि उस समय जो सामाजिक संघर्ष था, क्योंकि उस समय जो समाज में संघर्ष फैला हुआ था, उस संघर्ष से उभरने के लिए उन्होंने कला और इन प्रथाओं को जीवित किया था। ये अपन जब आर्ट एंड कल्चर की किताब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे आगे कि उसमें कैसे बताया गया है कि वो कैसे, क्यों वो पशुओं के चित्र बनाते थे, है ना। क्यों वो एक पशुओं को एक बीच में रखकर आग के चारों ओर वो
दौड़ते हुए चित्र बनाते थे, क्यों वो महिलाओं के चित्र बनाते थे, क्यों वो पुरुषों के चित्र नहीं बनाते थे, क्यों वो ज़्यादातर जो चित्र वो झुंड में लोगों को इकट्ठा हुए बताते थे। तो ऐसे बहुत से कारण थे, वो हम आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है उसमें हम अच्छी तरह से समझेंगे। यह जटिल सामाजिक संरचना पर लागू हो सकता है जो गंभीर सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त था। यानी उस समय जो सामाजिक संघर्ष था, उस समय जो सामाजिक भेदभाव था, उस समय जो सामाजिक संरचना थी, उन संरचनाओं को इंगित करने के लिए वो चित्र बनाते थे। अपर पुरापाषाण समाज में ऐसी स्थिति नहीं थी। किसी भी हालत में लोगों को उन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जंगली जानवरों को दर्शाया गया, क्योंकि शिकार उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। मतलब वो शिकार के चित्र क्यों बनाते थे? क्योंकि शिकार जो था उनकी आजीविका का जो प्रमुख साधन शिकार था, इसीलिए वो जो है शिकार के चित्र बनाते थे। यद्यपि हम यहाँ कुछ पुरुष और महिलाओं के चित्र पाते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को बार बार देखा जा सकता है। यानी ये जो चित्र हैं उनमें अपन बहुत सारे जो पुरुष हैं उनके चित्र, है ना, जो महिलाओं हैं उनके चित्र, उनके साथ साथ कुछ ऐसे पशु हैं जिनको बार बार दोहराया गया। बार बार दोहराने का मतलब है बार बार उनका चित्र बनाया गया। जैसे कि एक सिंग वाला गेंडे के चित्र बनाया गया है ना, जो हाथी है उनका चित्र बनाया गया है बार बार, है ना, और जो हिरण का चित्र बार बार बनाया गया है। क्यों बनाया गया ये? क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी इम्पोर्टेंस थी। शायद वो हिरण का शिकार करते होंगे इसलिए उनको बताया होगा, है ना। शायद वो गेंडे का शिकार करना उनके लिए बहुत ही एक वो होता, जैसे आज यानी गेंडे का शिकार करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। इतना बड़ा पशु का शिकार करना उनके लिए बहुत एक चैलेंज का कार्य होता होगा, इसीलिए शायद वो उनका चित्र बनाते होंगे, है ना। हाथी का चित्र शायद इसलिए बनाते होंगे क्योंकि उनको ये पशु जो है बहुत विशाल लगता होगा, है ना, इसलिए शायद वो हाथी का पशु यानी उनको धरती पर जो सबसे विशाल प्राणी हाथी लगता होगा, है ना, इसलिए शायद वो इसका चित्र बनाते होंगे। यानी बहुत सारे जो चित्र बनाते हैं उनके अलग अलग कारण रहे होंगे, है ना। तो उन कारणों के बारे में क्या कारण रहे हो हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है एनसीईआरटी वो उसमें हम पढ़ेंगे। ये अपने को सोचना है, ये अपने को याद नहीं करना है कि वो चित्र क्यों बनाते हैं, हमने को अपने दिमाग से सोचना है, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं की जा सकती। हर चीज़ याद करनी होती तो रोबोट ही कर लेते ये काम, तो है ना। तो रोबोट ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए तो मनुष्यों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो पुरुषों को पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो उन्हें पढ़ाकर ये बड़े बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर ये याद करना ही इम्पोर्टेंस होता तो जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, उस आज़ादी के बाद से सरकार क्या अभ्यास करती, क्या प्रयास करती? रोबोट बनाने का प्रयास करती, अच्छे से अच्छे रोबोट बनाए जाते। लेकिन रोबोट को हम पढ़ा सकते हैं, समझा थोड़ी ना सकते हैं। समझ तो मनुष्यों में ही जनरेट की जा सकती है। इसीलिए हमें याद करने से ज़्यादा चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो चित्र क्यों बनाते थे, वो सोचना पड़ेगा, है ना। शिकार के संदर्भ में पशु चित्रण प्रथा वास्तविक थी। हड़प्पा के संदर्भ में पशु चित्रण पारंपरिक हो जाते हैं। हालांकि लोग प्रमुखतः कृषि पर निर्भर थे। हड़प्पा की मोहरों पर जानवरों के चित्र भी दर्शाए गए हैं। जैसे कि हड़प्पा की मोहरे पर अपन देखते हैं तो वहाँ पर जानवरों के चित्र मिले हैं ना, जैसे बैल के चित्र मिले हैं, है ना, जैसे गेंडे के चित्र मिले हैं, जैसे एक श्रृंगी पशु का चित्र मिला है। क्यों मिला है ये? वो जानवरों का चित्र क्यों बनाते थे? क्योंकि उनके लिए बैल जो था वो बहुत महत्वपूर्ण पशु था, क्योंकि उससे वो खेतों में जुताई करते थे, है ना। तो जो एक श्रृंगी वाला पशु था उनके लिए पूजनीय पशु था, है ना। तो इसके लिए वो उन चित्रों का, उन जानवरों का या फिर उन पशुओं का चित्र बनाते थे। वैसे ही इन समय में भी ये जो है भीमबेटका की गुफाओं पर ये चित्र बनाए जाते थे। समझे फ्रेंड्स? तो ये जो है हमने ये पढ़ा इस बिंदु में कि कैसे जो ये पूरा पाषाण युग के लोग थे, जो मध्य पाषाण युग के लोग थे, वो कैसे अपनी कला को, कैसे अपनी जो आर्ट है उसको वो उजागर करने के लिए चित्र बनाया करते थे। और वो चित्र क्यों बनाते थे इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब इस अध्याय का जो अंतिम बिंदु है वो है प्रारंभिक मानव संगठन। छठा बिंदु जो है वो प्रारंभिक मानव, यानी शुरू में जो मानव थे, यानी कि जो पूरा पाषाण युग के मानव थे, जो मध्य पाषाण युग के मानव थे, वो कैसे संगठन में रहा करते थे, कैसे वो एकजुट रहा करते थे, वो इसके में बताया गया है कि प्रारंभिक मानव संगठन के बारे में इसमें बताया गया। जैसे आज अपन एक समाज में रहते हैं, इकट्ठा होकर रहते हैं,
है ना। वैसे ही पहले भी लोग एक समाज में एकत्रित होकर रहा करते थे, है ना। तो समाज में एकत्रित होने के रहने के भी अलग अलग फायदे थे, क्योंकि जब उन्हें बड़े बड़े पशुओं का शिकार करना होता था वो कैसे करते, अकेले तो नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, संगठन में रहा करते थे। तो इसके बारे में हम इन बिंदु में पढ़ेंगे। मनुष्य सामाजिक रूप से कैसे संगठित हुए, यानी मनुष्य कैसे संगठित हुए, समाज में कैसे रहे, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। उनका किसी टोली या टोली पूर्व समाज में रहना स्पष्ट नहीं है, यानी मनुष्य किस में रहते थे, टोली में रहते थे, एक संगठन में रहते थे। शिकार के लिए टोली बनाई गई होगी और जिसकी अधिकतम संख्या 25 होगी। अब मैंने बताया ना आपको, मनुष्य टोली में क्यों रहते थे, अगर उन्हें बड़े बड़े पशु यानी गेंडे और हाथी का शिकार करना होता था तब वो अकेले तो शिकार नहीं कर सकते थे, उन्हें झुंड में रहकर शिकार करना पड़ता था। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि मनुष्य टोली में इसलिए रहते थे क्योंकि जो उन्हें शिकार करने के लिए उन्हें इन टोलियों की ज़रूरत पड़ती थी। और एक टोली में कितने मनुष्य हुआ करते थे, ऐसा बताया गया है कि लगभग 25 से 30 मनुष्य इन टोलियों में हुआ करते थे। जब हम भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उन पर जब चित्र देखेंगे तो हम चित्र में देखेंगे कि मनुष्य ने जो अपने चित्र हैं वो टोलियों के रूप में, ग्रुप के रूप में बनाए हैं, है ना। तो उन्होंने ग्रुप के रूप में क्यों बनाए, क्योंकि वो टोली में रहा करते थे, इसलिए उन्होंने इन ग्रुपों के रूप में चित्र बनाए। यानी इन चित्रों से ही तो अपने को पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते थे, है ना। ये चित्र ही अपने पास एक प्रमाण है कि वो लोग जो है वो कैसे रहते थे, किन जानवरों का शिकार करते थे, है ना। तो वो टोली में रहा करते थे। उन टोली में कितने 25 से 30 मनुष्य जो है वो हुआ करते थे। परस्पर सहायता के लिए विभिन्न टोलियों के बीच एक गठबंधन हो सकता था और इस तरह के बड़े समूह की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। मतलब अब बहुत सारी टोलियाँ थी, जैसे ये एक टोली ये हो गई, एक टोली ये हो गई, एक टोली ये, ऐसे बहुत सारी टोलियाँ थी। अब ये टोली भी जो क्या थी, आपस में जुड़ी हुई थी। कैसे जुड़ी हुई थी, गठबंधन से जुड़ी हुई थी। कैसे जुड़ी हुई थी, गठबंधन से जुड़ी हुई थी। जैसे आज होता है कि नहीं होता, एक समाज ये, दूसरा समाज ये, तीसरा समाज ये, और ये आपस में समाज भी क्या होते हैं, जुड़े होते हैं किसी न किसी रूप में। तो उस समय भी ये जो टोलियाँ थी वो आपस में क्या थी, जुड़ी हुई थी गठबंधन के रूप में। क्यों जुड़ी हुई थी, परस्पर सहायता के लिए, है ना। जैसे आज भी अपन परस्पर सहायता के लिए आपस में जुड़े होते हैं पूरा का पूरा देश, वैसे ही पहले भी ये टोलियाँ जो थी वो आपस में जुड़ी हुई थी, राइट। और इस गठबंधन की 500 से ज़्यादा संख्या नहीं हुआ करती थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इन गठजोड़ों की पुष्टि के लिए कुछ अनुष्ठान आयोजित होते होंगे। अनुष्ठान मतलब जो पूजा अर्चना होती थी, शायद ये टोलियाँ उस समय पूजा अर्चना करते होंगे। ये सब हम कैसे बता रहे हैं, ये सब पुरातत्वविद बता रहे हैं इन चित्रों के माध्यम से। जब आप भीमबेटका की गुफाओं में चित्र देखोगे तब उसमें आपको शिकार के चित्र, हवन के चित्र मिलेंगे आपको। ऐसे जैसे हवन बना, जैसे आज अपन बनाते हैं जब शादी फंक्शन में हम हवन बनाते हैं, वैसे हवन के चित्र बने हुए हैं इन भीमबेटका की गुफाओं में। तो इन हवन के चित्र से अपन ये अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय ये इकट्ठे होते होंगे टोलियाँ और आपस में अनुष्ठान किया करते होंगे, ऐसा हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं। आखिरकार यह टोली एक विजातीय वैवाहिक समूह में तब्दील हो गई और धीरे धीरे ये टोलियाँ क्या होने लगी, विजातीय समूह। मतलब इन टोलियों के जो समूह है वो आपस में रहने लगे और एक समूह बन के वो वैवाहिक समूह बन गया। क्या बन गया, वैवाहिक समूह। मतलब यूँ समझ लो जैसे आज नहीं होता है, जैसे कि एक समाज के लोग अपने ही समाज में जो शादियाँ करते हैं, जैसे जैन धर्म के जो लोग हैं वो जैन धर्म में ही शादी करते हैं, बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म में शादी करते हैं। वैसे ही पहले के समय में भी जो एक टोली के जो लोग थे वो एक ही टोली के अंदर वैवाहिक संबंध रखते थे और दूसरी टोली के लोग दूसरी टोली के अंदर वैवाहिक संबंध रखते थे। और जैसे जैसे वो वैवाहिक समूह के रूप में विजातीय समूह के रूप में तब्दील होने लगी और जब नवपाषाण युग आया तो ये जो टोलियाँ थी वो क्या बनने लगी, कबीला बनने लगी। क्या बनने लगी, कबीला बनने लगी। जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारे कबीलाई समाज थे। ये कबीलाई समाज कैसे बने, पहले टोली बनी, है ना, मनुष्य इकट्ठे हुए, फिर उनसे टोलियाँ बनी, है ना, फिर वो टोलियाँ धीरे धीरे वैवाहिक संबंध से एक कबीला बनने लगी, है ना। फिर वो क्या बनने लगी, कबीला बनने लगी। नवपाषाण युग में वो उन्हें कबीला कहा जाने लगा। एक कबीले के सदस्य हमेशा कबीले के बाहर शादी करते थे। मतलब एक कबीले के जो सदस्य होते थे वो दूसरे कबीले में शादी करते थे,
लेकिन इन टोलियों ने आपसी सहायता के लिए संबंध स्थापित किए थे। अपर पुरापाषाण चरण में एक टोली के सदस्य शिकार और भोजन को समाज में एकत्रित कर आपस में बांटकर उपयोग करते थे। मतलब वही बात बता रहे हैं कि जो टोलियाँ थी वो आपस में मिलकर शिकार करती थी और शिकार से जो उन्हें खाद्य पदार्थ मिलते थे, यानी जो शिकार से जो उन्हें भोजन मिलता था, वो भोजन वो आपस में इन टोलियों के सदस्यों के साथ क्या करते थे? शेयर करते थे। क्या करते थे? शेयर करते थे। टोली का निर्माण या टोलियों के समूह को अपर पुरापाषाण काल में विकसित हुई भाषा के उपयोग से सहायता मिली होगी और लोगों के साथ मिलकर रहने में संचार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यानी वही बता रहे, इसमें अपन ने क्या पढ़ा कि प्रारंभिक समय में मानव संगठन कैसा था। मानव संगठन कैसा था? मनुष्य झुंड में रहते थे, उन झुंडों को टोली कहा जाता था। ये बहुत सारी टोलियाँ जो थी आपस में क्या हुई थी? गठबंधन से जुड़ी हुई थी। यही टोलियाँ बाद में कबीला बनी और यही कबीले के लोग, जो एक कबीले के लोग थे, वो दूसरे कबीले के समूह में अपने विवाह करते थे और धीरे धीरे जो ये ऐसे क्या होने लगे, एक देश का निर्माण हुआ, है ना। तो वैसे बता रहे हैं कि प्राचीन समय में मानव संगठन या मानव जो वो कैसे संगठित रहा करते थे, वो इस बिंदु में बताया गया। संगठित रहने का एक और कारण भी था कि वो क्या करना पड़ता था, उन्हें शिकार करना पड़ता था। और जब बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था तो वो अकेले शिकार करना संभव नहीं था। इसीलिए वो जो है वो किस में रहते थे? टोली में रहने को हमेशा पसंद करते थे, राइट। तो ये जो बिंदु है वो यहाँ से अपने इस लेसन का जो है वो फिनिश होता है, राइट। इसके बाद में एक कालक्रम दिया हुआ है, वैसे ही जैसे कि सभी अध्यायों में दिया गया है। ये जो कालक्रम में जो दिए गए बिंदु है वो हमने इस अध्याय को पढ़ते समय अच्छे से अध्ययन कर लिया है। फिर भी आप अगर इसको एक बार थोड़ी सी रीडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, राइट। इसके बाद से वीडियो में जो हमें वो लेसन नंबर चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल में, राइट। इस वाले अध्ययन में हमने क्या पढ़ा? इस वाले अध्ययन में हमने पढ़ा कि पुरापाषाण काल के बारे में और मध्य पाषाण काल के बारे में हमने इस वाले चैप्टर में पढ़ा, जिसमें पुरापाषाण काल में हमने लोअर पुरापाषाण काल, मिडिल पुरापाषाण काल, अपर पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा और मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा। मतलब 4000 ईसा पूर्व तक हमने इस अध्याय में पढ़ा, है ना। जो लगभग 6 लाख ईसा पूर्व से हमने शुरुआत की थी, यहाँ से जो हमने 4000 ईसा पूर्व तक इस अध्याय में पढ़ा। जो अगला वाला अध्याय होगा वो नवपाषाण काल में होगा, जिसकी शुरुआत मानी जाती है 4000 ईसा पूर्व से लेकर जो हम आगे पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा ये कहाँ तक चलता है, राइट। और नवपाषाण युग की विशेषता क्या थी? मैंने अभी बताया था कि मध्य पाषाण युग की 2 विशेषताएं थी। एक तो थी पशुपालन और एक थी कृषि। तो यही एडवांस रूप में होने लगी किसमें? इस नवपाषाण काल में। और इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 4000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक चलती है वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।